वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। और आज हम आपके लिए चेहरे नाम की एक फिल्म की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। ये फिल्म 27 अगस्त 2021 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को 6.9 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। ये एक मिस्ट्री फिल्म है और इसमें आपको अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, रिया चक्रवर्ती मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी की शुरुआत समीर मेहरा नाम के एक इंसान से होती है जिनका किरदार इमरान हाशमी ने निभाया है। समीर एक एड एजेंसी के सीईओ हैं और वो अपनी एजेंसी के लिए एक एड शूट करके वापस आ रहे हैं। उन्हें दिल्ली तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता है। इस जगह पर स्नोफॉल हो रहा है और थोड़ी ही देर बाद वो वहां पर फंस जाते हैं। दिल्ली जाने के लिए उन्हें दो रास्ते मिलते हैं, लेकिन वो लंबे रास्ते की जगह एक शॉर्टकट को चुनते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी के आगे एक पेड़ गिर जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर फंस जाते हैं। परमजीत सिंह बुल्लर नाम के एक इंसान जो कि वहीं खड़े होकर ये सब देख रहे थे, वो भागते हुए समीर के पास आते हैं। वो पहले तो उससे बात करते हैं और उसके बाद उसे मदद ऑफर करते हैं। वो समीर से कहते हैं कि पास ही में उनके दोस्त जगदीश आचार्य का घर है, वो भी वहीं पर जा रहे हैं और अगर वो चाहें तो उनके साथ वहाँ पर मेहमान बन के जा सकते हैं। क्योंकि ये एक सुनसान जगह है और समीर यहाँ फंसे नहीं रहना चाहते, इसीलिए वो बुल्लर साहब की बात मान लेते हैं। वो अपनी गाड़ी में से थोड़ा सा सामान निकालते हैं और अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क करके छोड़कर चले जाते हैं। वहां से निकलते हुए उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि वो अपनी गाड़ी की चाबियां वहीं पर छोड़ जाते हैं। गाड़ी की चाबियां वहीं गाड़ी के पास ही गिरी रह जाती हैं और वो दोनों वहां से जगदीश के घर के लिए निकल जाते हैं। घर के अंदर जाते ही समीर की मुलाकात मिस्टर आचार्य और ऐना से होती है। मिस्टर बुल्लर समीर को बताते हैं कि वो सब के सब लॉ एंड ऑर्डर की फील्ड से हैं। बहुत सालों तक सेम ही फील्ड में काम करने के बाद अब वो लोग रिटायर हो चुके हैं। जगदीश आचार्य जहां पर जज थे, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बुल्लर और लतीफ जैदी दोनों ही वकील थे। वहीं पर समीर की मुलाकात हरिया यादव से होती है, जो कि जगदीश, मिस्टर बुल्लर और लतीफ जैदी के दोस्त थे। भले ही ऐना वहां पर हाउस हेल्प का काम करती थी, लेकिन वो लोग उसे अपनी बेटी की ही तरह ट्रीट करते थे। समीर वहां पर आते ही थोड़ी सी रम पीते हैं और उसके बाद कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने से पहले समीर उनसे फोन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वहां पर ना तो फोन का नेटवर्क है और ना ही लैंडलाइन का कनेक्शन। ऐना जब समीर को ऊपर वाले कमरे में ले जाती है तो समीर वहां पर लगी हुई पेंटिंग्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ये पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा अजीब तरह की थी, जहाँ पर लोगों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। समीर जब ऐना से इन पेंटिंग्स के बारे में पूछता है तो ऐना उसे बताती है कि इन पेंटिंग्स को उसने बनाया है। समीर ऐना की इस कला से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो उसे कहता है कि दिल्ली में उसकी बहुत ही आर्ट एग्जीबिशंस में जान पहचान है, इसीलिए अगर वो चाहे तो वो उसके साथ चल सकती है। ऐना को उसका ऐसा कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खासकर जिस तरह से वो उसे देखता है वो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। ऐना समीर को इनकार करके वहां से चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि ऐना नीचे पहुंचती, समीर उसे बटरफ्लाईज गिफ्ट करता है। जगदीश, मिस्टर बुल्लर और हरिया तो वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन वो सब लोग लतीफ जैदी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग जैदी साहब को वहां पर देखते हैं, वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लतीफ जैदी का किरदार मिस्टर अमिताभ बच्चन ने निभाया है और आपको उनकी एक्टिंग इस फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। मिस्टर जैदी जैसे ही घर में एंटर होते हैं, वो देखते हैं कि सब लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। कोई भी मिस्टर जैदी को उनकी खुशी की वजह नहीं बताता और उनसे कहते हैं कि उन्हें ये खुद से गेस करना होगा। मिस्टर जैदी एक बहुत ही स्मार्ट लॉयर हैं। जैसे ही वो घर में एंटर होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि वो सजनबी से मिलना चाहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमीर है। असल में मिस्टर जैदी जब घर की तरफ आ रहे थे तो वहाँ पर उन्हें वो BMW खड़ी हुई दिखाई दे गई थी। क्योंकि उस BMW की चाबियां भी वहीं पर पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने उस गाड़ी को चेक करके उसके पेपर्स वगैरह देख लिए थे। इसके अलावा जैसे ही वो घर में एंटर हुए, उन्हें वहां पर गीले जूते और गीला कोट पड़ा मिला, जिससे ये साफ जाहिर था कि घर में कोई इंसान आया था। अभी वो लोग समीर के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त वहां पर समीर आ जाता है। समीर जगदीश आचार्य से इस बात की माफी मांगता है कि उसने उनसे बिना पूछे एक पैंट पहन ली थी। इस पर मिस्टर आचार्य उन्हें कहते हैं कि ये पैंट उनकी नहीं है, ये उनके पिछले गेस्ट की पैंट है जो कि यहाँ पर आए हुए थे। मिस्टर जैदी अब बड़ी ही बारीकी के साथ समीर को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। समीर जैसे ही जेब में से अपना सिगरेट केस निकालता है, मिस्टर जैदी उस पर विद लव NO लिखा हुआ देखते हैं। मिस्टर जैदी जब उस सिगरेट केस के बारे में समीर से पूछते हैं तो समीर उनसे कहता है कि ये उन्हें उसके दोस्त ने गिफ्ट किया है। असल में समीर उन सबके लिए एक शिकार जैसा है। वो बातों ही बातों में ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या समीर उनके शिकार के लायक है भी या नहीं। लेकिन समीर जितना ज्यादा एम्बिशियस है और जिस तरह की बातें कर रहा है, उन्हें इस बात पर पूरा का पूरा भरोसा हो जाता है कि समीर एक क्रिमिनल है। अब मिस्टर आचार्य और उनके दोस्त बड़ी ही चालाकी के साथ समीर को फंसाना शुरू कर देते हैं। वो समीर से कहते हैं कि वो लोग बोरियत से बचने के लिए यहाँ पर एक गेम खेलते हैं, जहाँ वो लोग एक केस पकड़ते हैं, उसके बाद उस केस पर फैसला भी सुनाते हैं।
समीर के सामने वो इस चीज का नाटक करते हैं कि जैसे वो लोग फूलन देवी के केस पर डिस्कशन कर रहे हो, लेकिन जैसे ही समीर वहां से जाने लगता है वो लोग उसे रोक लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर उसे फूलन देवी का केस बोरिंग लग रहा है तो वो लोग एक नई गेम खेल सकते हैं जिसमें वो लोग उसे क्रिमिनल बनाएंगे और उसके बारे में बातें करेंगे। समीर को ये गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और जिस तरह से सब लोग उसे फोर्स करते हैं उसे ये लगता है कि उसे भी ये गेम खेल लेना चाहिए। इस मुकदमे में मिस्टर आचार्य जज बनेंगे और मिस्टर भुल्लर समीर की तरफ से लड़ेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर जैदी को इस बात का पूरा मौका दिया जाएगा कि वो समीर को गुनहगार साबित करें। अब इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम जो है। जो बोल नहीं सकता, लेकिन मिस्टर आचार्य जो के बारे में समीर से कहते हैं कि इसकी बहन का किसी ने बहुत साल पहले रेप कर दिया था। जो ने चॉपर की मदद से उस इंसान को जान से मार डाला और वो कुछ साल तक जेल में रहा था। किसी को भी समीर के खिलाफ कुछ भी मिलता नहीं है, इसीलिए वो लोग उसे शराब पिलाते हैं ताकि वो उससे बातें निकलवा सकें। शराब के नशे में समीर अपने बॉस को भला बुरा कहने लगता है। वो कहता है कि उसका बॉस मिस्टर ओसवाल एक बहुत ही बुरा इंसान था। जिस कंपनी में अभी समीर सीईओ की पोस्ट है, उस कंपनी का सीईओ पहले जीएस ओसवाल नाम का एक इंसान होता था। वो एक बहुत ही बुरा इंसान था जो अपने एम्प्लॉयज को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। लेकिन 1.5 महीना पहले ही उसकी मौत हो गई और उसके बाद समीर को उस कंपनी का सीईओ बना दिया गया। बातों ही बातों में मिस्टर जैदी समीर से और बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। जब वो उसे बहुत ज्यादा फोर्स कर देते हैं तो समीर गुस्से में कहता है कि उसका बॉस एक नंबर का खड़ूस था और ये ना सिर्फ उसका बल्कि उसकी पत्नी का भी मानना था। अब जब समीर जीएस ओसवाल की पत्नी का जिक्र करता है तो सब लोगों को उसके ऊपर शक होने लगता है। मिस्टर जैदी समीर पर ये इल्जाम लगाते हैं कि समीर ने ही अपने बॉस का खून किया था ताकि वो उसकी कंपनी का सीईओ बन सके। मिस्टर जैदी को अब लड़ने के लिए एक मुद्दा मिल जाता है और ये केस कोर्ट के डिस्कशन के लिए अप्रूव हो जाता है। समीर अभी इस सबसे उभर ही रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि हरिया कोर्ट में जल्लाद था और वो लोगों को फांसी लगाया करता था। समीर अब धीरे धीरे थोड़ा सा परेशान होने लगता है। वो जो से ये जानने की कोशिश करता है कि कहीं ये गेम खतरनाक तो नहीं है। वो पूछता है कि पिछली बार जिस पॉलिटिशियन के साथ ये खेल खेला गया था, क्या वो जाते वक्त खुश था? जो इस बात के लिए ना तो हाँ में सर हिलाता है और ना ही ना में। वो एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देता है। समीर उसके ऐसा करने पर उसे डांट देता है और उसे पूछता है कि अच्छा तुम मुझे बस ये बता दो कि क्या वो घर से बाहर गया था? जो इस पर हाँ में सर हिलाता है और समीर मुस्कुराने लगता है, लेकिन वो ये तो पूछना ही भूल जाता है कि क्या वो पॉलिटिशियन वहां से जिंदा वापस गया था। जब समीर ने ये कहा कि जीएस ओसवाल की पत्नी भी उसे खड़ूस बुलाती थी तो जैदी साहब इस बात को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि मिसेस ओसवाल का पूरा नाम नताशा ओसवाल था तो उन्हें समझते हुए देर नहीं लगती कि उन्हें ये सिगरेट केस और किसी ने नहीं बल्कि नताशा ओसवाल ने ही दिया था। मिस्टर भुल्लर के कहने पर अब समीर उस दिन की कहानी बताता है जब वो पहली बार नताशा से मिला था। नताशा से समीर की मुलाकात एक क्लब में हुई थी। वो क्लब में बैठा था जहां उसके सामने से नताशा गुजरी और वो अपना इयररिंग वहीं पर फेंक कर चली गई। समीर नताशा का वो इयररिंग उठाकर उसे वो वापस देने गया जहां उसकी बात उससे होने लगी। नताशा ने बहुत ज्यादा शराब पी थी, इसीलिए बीइंग अ जेंटलमैन समीर उसे ऑफर करता है कि क्या वो उसे उसके घर तक छोड़ सकता है। उस रोज वो उसे घर छोड़ता है और धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। इसी तरह से जब वो लोग साथ साथ बहुत दिन बिता लेते हैं तो अचानक से नताशा के फोन पर एक कॉल आती है। जब समीर नताशा के फोन पर वो कॉल देखता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर ये इंसान कौन है, जिस पर नताशा उसे कहती है कि ये उसका वही खड़ूस पति है। समीर अब बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसे ये लगता है कि उसकी बॉस की बीवी के साथ उसका अफेयर उसकी जॉब ले सकता है। वो नताशा से दूरियां बना लेता है और उससे बात तक करना बंद कर देता है। समीर का ऐसा करना नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसे बार बार कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। समीर अब नताशा से कहता है कि वो उससे आखिरी बार मिलने आ सकता है, लेकिन उसके बाद उन दोनों को अपना यह रिश्ता तोड़ना होगा। उस रोज समीर नताशा से मिलने के लिए उसके घर जाता है क्योंकि जीएस ओसवाल यूरोप गया हुआ है। जैसे ही वो उसके घर के बाहर पहुंचता है वो बहुत देर तक गेट पर वेट करता है। बहुत देर तक जब कोई गेट नहीं खोलता तो उसे कुछ फिशी लगता है। वो गेट के ऊपर चढ़कर जब देखता है तो कोई बार बार कमरे की लाइट ऑन ऑफ कर रहा है। समीर को अब ये लगता है कि शायद नताशा खतरे में है, इसलिए वो गेट से कूदकर बालकनी के थ्रू उसके रूम तक पहुंच जाता है। किसी ने नताशा के हाथों को बांधकर उसके मुंह पर टेप लगा दी है। समीर जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचता है और नताशा को आजाद करता है, उसे पता चलता है कि उसके साथ ये और किसी ने नहीं बल्कि जीएस ओसवाल ने किया है। गुस्से में वो अपने ड्रॉर से एक गन निकालती है और समीर से कहती है कि वो ओसवाल को जान से मार डालेगी। मिस्टर जैदी अब समीर को बीच में ही रोक लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो पूरी तरह से समझ चुके हैं कि उसने और नताशा ने मिलकर ही मिस्टर ओसवाल की जान ली है। इस पर समीर और मिस्टर भुल्लर हंसते हुए मिस्टर जैदी को कहते हैं कि उनके पास एक हुक्म का इक्का है।
क्योंकि मिस्टर ओसवाल की मौत तो एक नेचुरल डेथ थी। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, इसलिए हो ही नहीं सकता कि उन्हें किसी ने जान से मारा हो। समीर अब आगे की कहानी बताते हुए कहता है कि एक रोज जब उसके बॉस ने उसे गोल्फ क्लब में एक प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था तो उसी दिन उन्हें हार्ट अटैक आया था। उस रोज समीर का वीक ऑफ था, लेकिन ओसवाल इतना ज्यादा जालिम था कि वो उससे वीकेंड्स में भी काम कराया करता था। वो ना तो कभी खुद छुट्टी लेता था और ना ही किसी और को कभी भी छुट्टी लेने देता था। अपने पूरे करियर में उसने सिर्फ एक बार 1 महीने की छुट्टी ली थी, जब वो अमेरिका गया था। मिस्टर जैदी को अब समीर की बातों में से एक क्लू मिल जाता है। वो समीर से कहता है कि उसके बताए अनुसार जीएस ओसवाल एक बहुत ही वर्कोहॉलिक इंसान था, इसीलिए अगर उसने 1 महीने की छुट्टी ली थी तो उसकी वजह कोई बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। असल में मिस्टर ओसवाल ने 1 महीने की छुट्टी इसीलिए ली होगी क्योंकि उस वक्त उन्हें पहला हार्ट अटैक आया होगा। इस बारे में मिसेस ओसवाल को फॉर श्योर पता होगा और उसी रात उन्होंने इस बारे में समीर को भी बताया होगा। इसके बाद मिस्टर जैदी आगे की कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि मिसेस ओसवाल और समीर ने अपनी एक वीडियो बनाई जो कि उन्होंने बाद में मिस्टर ओसवाल को दिखाई। क्योंकि उन दोनों को पता था कि मिस्टर ओसवाल का सेकेंड हार्ट अटैक बहुत ही ज्यादा फेटल हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इस बात का पूरा फायदा उठाया। उन दोनों ने बड़ी ही चालाकी के साथ गोल्फ कोर्ट में उन्हें वो वीडियो दिखाई ताकि सब लोगों के सामने एक नेचुरल डेथ प्रूव हो सके। समीर इस बात को लेकर भी मिस्टर जैदी का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन मिस्टर जैदी तभी समीर को बताते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें और कहीं से नहीं बल्कि उसी के फोन से मिली है। असल में समीर जब अपना फोन इस्तेमाल कर रहा था तो मिस्टर जैदी ने उसका पासवर्ड देख लिया था। जब समीर अपने कपड़े बदलने के लिए ऊपर गया था तो उन्होंने उसकी सारी चैट्स पढ़ ली और उसके वीडियो मैसेजेस भी देख लिए। समीर को जब ये पता चलता है कि मिस्टर जैदी ने उसकी परमिशन के बिना उसका फोन छुआ है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो मिस्टर जैदी से कहता है कि उन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है और साथ ही वो कहता है कि मिस्टर ओसवाल की मौत में उसका नहीं बल्कि नताशा का हाथ है। असल में ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान और किसी का नहीं बल्कि नताशा का था। उसका किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और वो मिस्टर ओसवाल को जान से मारना चाहती थी। उसने अपने इस मिशन के लिए समीर को इस्तेमाल किया और उसकी मदद से वो वीडियो बनाकर उसे हार्ट अटैक दिलाने की कोशिश की। लेकिन जब वीडियो देखने के बाद भी ओसवाल को हार्ट अटैक नहीं आया तो नताशा ने बड़ी ही चालाकी के साथ उसके पैरों में एक इंजेक्शन लगा दिया। ओसवाल की मौत के बाद नताशा घर से 35 दिनों के लिए गायब हो गई थी। समीर उससे प्यार करने लगा था, इसीलिए वो हर रोज उसके घर के बाहर आता था ताकि वो उससे एक बार मिल सके। लेकिन आज से 4 दिन पहले ही उसने नताशा को दोबारा देखा। नताशा किसी और लड़के के साथ थी और वो समीर पर हंस रही थी। समीर उन दोनों की बातों की एक वीडियो बना लेता है जहां समीर को ये पता चलता है कि उन लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से $5 मिलियन मिले हैं। समीर अब नताशा से अपना शेयर मांगता है। वो उसे कहता है कि उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए 3.5 करोड़ रुपए चाहिए। उसे ये पूरा का पूरा अमाउंट कैश में चाहिए और साथ में वो उसकी BMW और उसका सिगरेट केस भी ले जाता है। असल में समीर शूट के सीधा बाद नताशा के पास ही जा रहा था। उसके पास वो खाली बैग इसलिए था क्योंकि उस खाली बैग में वो कैश भर के लाने वाला था। इसके बाद कोर्ट को थोड़ी देर के लिए मुलतवी किया जाता है। समीर को ये कहा जाता है कि उसे थोड़ी देर तक इंतजार करना होगा और इसके बाद उसके केस का फैसला सुनाया जाएगा। समीर अब थोड़ा सा डर जाता है और इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है। उसे टेबल के पास बैठी हुई एना दिखाई देती है और वो एना से बात करके चाबियां लेने की कोशिश करता है। एना उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। वो उसे कहती है कि इन लोगों ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की है। वो 2 साल मेंटल हॉस्पिटल में थी और इसके बाद इन लोगों की मदद से ही वो नॉर्मल हो पाई है। समीर जब ये सुनता है कि एना मेंटल हॉस्पिटल में थी तो वो काफी ज्यादा सदमे में आ जाता है। समीर उससे पूछता है कि आखिर वो मेंटल हॉस्पिटल में क्यों थी। इस पर एना उसे कहती है कि कुछ साल पहले उसके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी थी, जिसके बाद उसके भाई जो ने उस इंसान को जान से मार दिया। जो इसके बाद कुछ साल जेल में रहा और एना को मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ा। समीर अब एना को धमकाने लगता है और वो चाबियां उठाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता जो उसके ऊपर चॉपर फेंक देता है जो कि दरवाजे पर जाकर लगता है। इसके बाद केस की फाइनल सुनवाई होती है जहां पर समीर को डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। समीर ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा बौखला जाता है क्योंकि उसे ये लगता है कि ये लोग उसे यहीं पर फांसी लगाकर जान से मारने वाले हैं। लेकिन मिस्टर आचार्य और मिस्टर जैदी उसे ये बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस पूरे घर में कैमरास लगे हुए हैं और उन सबके पूरे कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगली ही सुबह सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो लोग इसे कोर्ट में सबमिट करवाएंगे और उसे वही सजा होगी जो कि उसे होनी चाहिए। समीर अब अपनी जेब में से एक गन निकालता है। वो सबकी तरफ शूट करने लगता है और इसी शूट आउट में उनका कुत्ता मर जाता है। समीर ताले के ऊपर एक गोली चलाता है और वहां से भाग जाता है। सब लोग उसका पीछा करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं।
जब वो समीर को एक चट्टान की तरफ भागता हुआ देखते हैं तो वो उसे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन समीर उनकी एक भी नहीं सुनता। वो उस तरफ भागता जाता है जिस ओर बर्फ कच्ची थी। उसका पैर फिसलता है और वो एक खाई में जाके गिर जाता है। समीर की वहीं पर मौत हो जाती है और हम देखते हैं कि अगले ही रोज मिस्टर आचार्य के घर पे एक और दस्तक होती है। इस बार उन लोगों के घर पर और कोई नहीं बल्कि नताशा ओसवाल आई थी। नताशा मिस्टर जैदी से बात करती है और उन्हें कहती है कि वो अपने एम्प्लॉय का फ़ोन लेने आई है, क्योंकि कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उस फ़ोन में कुछ पर्सनल डेटा है जो कि उसे चाहिए। सब लोगों को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि नताशा उस फ़ोन को सिर्फ इसीलिए लेना चाहती है ताकि वो उसमें से अपना MMS डिलीट कर सके। वो लोग बड़ी ही चालाकी के साथ उसको भी अंदर बुला लेते हैं और उसके साथ भी वही गेम खेलने की तैयारी करते हैं। इस फिल्म के बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा कमाल की बात लगी थी, इस फिल्म की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को ख़त्म किया गया है आपको शायद वो पसंद ना आए। अगर मैं ये कहूँ कि इस फिल्म की शुरुआत हॉलीवुड की तरह हुई थी और एंड बिल्कुल बॉलीवुड जैसा हुआ है तो शायद ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस फिल्म में सब लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ एक मोमेंट्स में आपको ऐसा लगेगा कि सीन्स को ओवर एग्जैजरेट किया गया है। जैसे कि जब फिल्म के आखिर में मिस्टर भुल्लर और मिस्टर लतीफ़ जैदी के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं तो मिस्टर लतीफ़ जैदी के आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा लंबे चले जाते हैं कि वो बिल्कुल फिल्म के बाहर ही निकल जाते हैं। उस फिल्म में और उस पर्टिकुलर सीन में बात किसी और चीज़ की हो रही होती है, लेकिन पूरे देश के मुद्दे घुल के उसके अंदर आ जाते हैं। ये सीन कम से कम 10 से 15 मिनट का है और इसमें आप काफ़ी ज़्यादा बोर होने वाले हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सीन कमाल का नहीं है, ये सीन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, लेकिन इसका इस फिल्म से कहीं दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। रेस्ट आई होप कि आपको ये फिल्म पसंद आई हो। हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आपको इस फिल्म में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी। थैंक यू सो मच।